नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट जिसकी हैंड में फिंगर्स में रिकवरी भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई है, प्रॉपर ताकत नहीं आ पाई है, फिंगर्स को जब चलाते हैं तो उसमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाती, जिस तरह से चाहते हैं उसको हिला नहीं पाते, कैसे वो अपने हैंड के अंदर, अपने फिंगर्स के अंदर खासकर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं ये छोटे से डिवाइस हैंड एंड पियानो ग्रिप की हेल्प से। ये बहुत सिंपल सा, बहुत सस्ता सा डिवाइस है जो आपको बहुत इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाता है। इसका परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर सबसे पहले ज़रूरी है पैरालिसिस को समझना कि आखिर पैरालिसिस में ऐसा क्या हुआ कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लग गई। क्योंकि जब तक आप पैरालिसिस को नहीं समझोगे, ब्रेन स्ट्रोक को नहीं समझोगे, आप जो मर्जी रिहैब करवा लो, जितनी मर्जी डिवाइसेस का यूज़ कर लो, सब फेल होता चला जाएगा। ज़रूरत होती है पैरालिसिस को समझने की। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो दिमाग में क्लॉट आता है या ब्रेन हैमरेज हुआ होता है। ब्रेन हैमरेज की वजह से या ब्रेन क्लॉट की वजह से ब्रेन का कुछ टिश्यू काम करना बंद कर देता है और वो काम करना परमानेंट तरीके से बंद करता है। अब जब पेशेंट को स्ट्रोक पड़ा तो अगले 6 महीने तक उसके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखी जाती है। पेशेंट कुछ भी कर रहा होता है, रिकवरी आ रही होती है, खड़ा होता है, चलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू करता है तो बोलना होना शुरू हो जाता है, हाथ हिलना शुरू हो जाता है। मगर कुछ टाइम के बाद 6 महीने के बाद आप तकरीबन लेकर चलिए कि ये जो इम्प्रूवमेंट होती है ये बंद हो जाती है। उसके बाद आप जितनी मर्जी रिहैब करवा लो, जितने मर्जी डिवाइसेस को यूज़ कर लो, ये सारे डिवाइसेस सब फेल होते चले जाते हैं। रीज़न क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है, जो चोट को लेकर रिकवरी हो रही होती है, वो होनी बंद हो जाती है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी ब्रेन अपने सर्किट्स को दोबारा से रिबूट करता है, दोबारा से उनको काम में लेना शुरू करता है। जो सर्किट्स आपके बॉडी में डले हुए थे, जो नर्व्स थी जो पहले काम नहीं कर रही थी, उनको नर्व्स को काम में लेना या अपने बीच में आपसी साइनेप्सिस बनाकर उस फंक्शनिंग को लेकर आने का काम जो ब्रेन कर रहा होता है वो रुक जाता है। इसलिए 6 मंथ्स के बाद, स्ट्रोक पड़ने के 6 मंथ के बाद पेशेंट जितनी मर्जी साइकिलिंग कर ले, जितनी मर्जी वॉक कर ले, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा ले, पेशेंट में जो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती जो पहले 6 महीने में। अब यहाँ पर लिमिटेशन है कि अगर हम ये डिवाइस आपको बताते भी हैं तो भी आपका ब्रेन उसको नहीं डेवलप कर पाता जो चीज़ आपको चाहिए अपने फिंगर के अंदर। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ऐसी मेडिसिन जो आपके ब्रेन में जाके ये जो प्रोसेस होता है उसमें डेवलपमेंट का वो दोबारा से स्टार्ट करें। एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो काम सीखने लायक बन जाते हैं, मगर उन्हें काम सिखाना पड़ता है। और सिखाते हम कैसे हैं? ट्रेनिंग से, प्रोग्रामिंग से, प्रैक्टिस से। तो हमने क्या करना होता है कि हमने एक ही चीज़ को बार बार करना होता है। तो पिछली अपनी तमाम वीडियो में हर बार बताता आया हूँ कि अगर एक पेशेंट पैरालिसिस का है, उसे चलाना है तो उसे चलाओ। अगर ऐसे पेशेंट को जिसको आपको चलाना है उसे साइकिलिंग करवाओगे तो पेशेंट साइकिलिंग बहुत अच्छी कर लेगा बट वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो आप पेशेंट से एक्सरसाइज करवाओगे वैसे ही ब्रेन उसको सीखेगा और वैसे ही पेशेंट में वो रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। मगर आज हम पैर की रिकवरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं फिंगर्स की रिकवरी के बाद। क्योंकि साई संजीवनी के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी लेग में रिकवरी 2 मंथ में आ गई, चलना बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मगर हाथ कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अब इतने पेशेंट हम जब हम रोज़ साई संजीवनी में देखते हैं तो हम एक चीज़ को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि लेग तो आपको दोनों ही चाहिए चलने के लिए, आप एक लेग पे चल नहीं सकते, मगर हाथ आप क्या करते हैं कि जो आपका हाथ ठीक है सारा काम उस पर आप ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो आपका पैरालिसिस वाला हैंड है वो निगलेक्ट हो जाता है, वो वर्क नहीं करता। तो इस चीज़ को यहाँ ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? CIMT यानी कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपना जो सही हाथ है उसे बंद कर दो। मान लो मेरा राइट हैंड साइड में पैरालिसिस हुआ है और मुझको लेफ्ट हैंड मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं अपने सारे काम लेफ्ट से कर लेता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा राइट हैंड साइड सॉलिड हो जाए, मेरे राइट हैंड में वर्किंग आ जाए, काम करता है, धीरे करता है, धीरे धीरे चलता है, ताकत पूरी नहीं है, सामान पकड़ने में दिक्कत होती है इस हाथ को, मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल सॉलिड हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने सही हाथ यानी मुझे अपने लेफ्ट हैंड को बांधना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? कॉटन की चुन्नी लूँगा, उसे गले में डालूंगा और उसे कुछ दिन की छुट्टी पे भेजूंगा कि मुझे इस हाथ की अब ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आपके हाथ पे फ्रैक्चर हुआ है, मान लो आपके हाथ पे मोच चाहिए, डॉक्टर ने बोला कि आपने इसको टाई करके रखना है, तो समझ लो कि आपका हाथ टाई हो गया। अब आपके पास जो हाथ बचा है वो है आपका पैरालिसिस वाला हाथ, जिसमें फंक्शनिंग कम है, स्लो चलता है, ताकत कम है। उसमें ताकत अब हम लेकर आएंगे। कैसे? आपने जो भी काम करना है
जो भी आप काम करना चाहते हो अपने सारे के सारे पैरालिसिस वाले हाथ से धीरे धीरे करना शुरू। हो सकता है आपसे सामान गिरेगा, बर्तन गिरेंगे, खाना नहीं खाया जाएगा, ब्रश नहीं होगा, कॉम सही से नहीं कर पाओगे, कपड़े ढंग से नहीं पहन पाओगे, मगर कब तक? सवाल उठता है कि कब तक ये चलता रहेगा, कब तक आपका ब्रेन उसको पुश नहीं करेगा ठीक होने के लिए। एक बार आप साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन स्टार्ट कर देते हो और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करना शुरू करते हो, आपके अंदर वो चेंजेस, आपके हाथ के अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं फर्स्ट मंथ से ही। अब आपकी फिंगर्स पर आते हैं, जिसके बारे में आज हम ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। जब आप CIMT करते हैं तो आपको कई टाइप की दिक्कतों को फेस करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है फिंगर्स में, क्योंकि फिंगर्स जो होती हैं इसको हम फाइन मोटर स्किल्स के अंदर लेते हैं कि आपको कोई चीज़ उठानी है तो आपको एक सिंक चाहिए होता है 5 फिंगर्स के बीच में, तभी वो चीज़ पकड़ पाते हैं। पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने में, जैसे पेन हो गया, जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो पेशेंट को दिक्कत होती है, उसे ग्रिप नहीं कर पा रहा होता, ढंग से पकड़ नहीं पा रहा होता, वो स्लिप हो जाता है। उसके लिए 2 चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि मसल्स में ताकत है या नहीं, स्ट्रेंथ है या नहीं ग्रिप के अंदर। दूसरी चीज़ वो कितने आराम से वो काम कर पाते, कितना कंट्रोल है आपका मसल्स का। अगर आपकी मसल्स वीक हो चुकी हैं काफ़ी लंबे टाइम से, पैरालिसिस की वजह से मूवमेंट आ रही है बट वो प्रॉपर नहीं आई है, तो मसल्स की एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हेल्प करता है इसमें हेल्प करता है आपका हैंड एंड पियानो ग्रिप। ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसको हम अक्सर म्यूजिशियन यूज़ करते हैं, या फिर जो उनका हैंड वर्क ज़्यादा होता है हाथ में ग्रिप लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आप हर फिंगर की अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इसे खुद देख सकते हैं, इसमें 4 फिंगर्स के लिए डिफरेंट बने हुए हैं, तो आप अपनी एक एक फिंगर की इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज भी इस डिवाइस से कर सकते हैं, और चाहो तो पूरे हाथ की एक साथ आप कर सकते हैं। तो ये अगर हम ये लेकर आते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली फिंगर हिलाऊं तो मैं ये वाली फिंगर की एक्सरसाइज करूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली फिंगर हिले तो मैं इसकी इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को समझ में आता है इन सब की अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग यूज़। तो अगर पेशेंट आराम कर रहा है, CIMT कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, टीवी के सामने बैठा है, तो भी इसको लेकर बड़े आराम से कर सकता है। और जब वो उसको लगे कि मुझे थोड़ा सा अपने हाथ को टाइम देना चाहिए, तो वो अपने फिंगर्स को इंडिपेंडेंट मूव करके, अलग अलग मूव कर भी अपने हाथ में जो पैरालिसिस का जो नुकसान है उसकी रिकवरी के लिए काम कर सकता है। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उन सबको मेरी यही एडवाइस होती है कि अगर आपके वो 6 मंथ्स वो गोल्डन पीरियड पास हो चुका है और आप नोटिस कर रहे हो कि पिछले कुछ टाइम से आपके अंदर वो चेंजेस जो आने जाने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे, या आपकी रिकवरी की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो चुकी है, तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। मैं अपना हाथ यूं यूं हिलाता रहूँगा तो क्या मेरे ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे? कभी नहीं आ सकते। अगर मैं अपने हाथ में पावर लेकर आना चाहता हूँ तो मुझे काम यहाँ करना पड़ेगा, अपने ब्रेन में करना पड़ेगा जहाँ पर क्लॉट आया था, जहाँ पर हेमरेज हुआ था। एक बार ये क्लॉट, ये हेमरेज की जो रिकवरी है ब्रेन आपस में अपने आप कर लेता है, तो मेरे हाथ में मूवमेंट, स्ट्रेंथ सब कुछ आ जाता है। मगर ब्रेन इस तरह से सीखता नहीं है। ब्रेन को सिखाने के लिए थोड़े से आप कह सकते हैं कि टॉर्चर करना पड़ता है, कंडे अपनाने पड़ते हैं, चाहे वो CIMT वाला टॉर्चर ही क्यों ना हो कि पेशेंट को 21 दिन आपने हाथ बांध के रख दिया, या फिर पेशेंट को सिर्फ एक एक्सरसाइज पे रखना कि आपने सिर्फ चलना है, चलने के अलावा कुछ नहीं करना। ये पेशेंट इसको समझ नहीं पाता। पेशेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक्सरसाइज, मान लो अगर हम कहते हैं कि आपने सिर्फ चलना है, सिर्फ चलने की एक्सरसाइज आपकी ब्रेन के उस पार्ट को काबिलियत देता है, उसको उस चीज़ में परफेक्ट कर देता है, वो है चलना। क्योंकि हम क्या कहते हैं ब्रेन के बारे में कि जो चीज़ आप बार बार करते हो ब्रेन उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाता है, उसको चीज़ को वो एक्सपर्टीज उसके पास आ जाती है और वो काम को कम से कम उस काम को बहुत अच्छी बखूबी तरीके से निभाता है। इसलिए जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, साइंस इंजीनियरिंग के खासकर मेडिसिन ले रहे हैं, उन पर मेरी हमेशा ये जोर होती है कि आप कुछ एक्सरसाइज जो आपका फिजियोथेरेपी करवा रहा है करो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर आपने चलना ज़रूर है। चाहे आप खड़े नहीं हो सकते, चाहे आपको सहारा लेना पड़े, मगर आपको अपने पैर उठाने हैं तो आपको खड़े होकर अपने पैर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि फिजियोथेरेपिस्ट आकर आपके बेड पे आपकी जो एक्सरसाइज करवा जाता है और आप बेड पे बैठे रहोगे और ठीक हो जाओगे, तो मेरा ये दावा है कि आपके साथ कभी भी सुधार आपको अपने अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चलना चाहते हो, अपने हाथ में पावर लेना चाहते हो, तो जो आलस है अपने अंदर सब निकाल दो
और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि साई संजीवनी में इतने पेशेंट आते हैं और पेशेंट्स में हम वो पेशेंट भी देखते हैं जो बहुत तेज़ी से ठीक होते हैं और हम वो पेशेंट भी देखते हैं जिनके अंदर रिकवरी होती है, स्लो होती है। तो हम उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक पेशेंट वो होता है जो सिर्फ सैर करना चाहता है, सैर करना बहुत पसंद करता है, सुबह उठता है और 3-4 किलोमीटर की सैर पर निकल जाता है। वो पेशेंट में रिकवरी बहुत फास्ट देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सरसाइज कर रहा है, वो है चलने वाली। फिजियोथेरेपिस्ट शाम दोपहर में आता है, एक्सरसाइज करवाता है, चला जाता है। मगर उस पेशेंट में खास बात क्या थी कि वो 3 से 4 किलोमीटर जितना उससे होता है वो चलता है। उस चलने की प्रक्रिया में, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो फिजियोथेरेपी से आराम आ रहा है, बट वो आ रहा होता है उसकी सुबह की सैर से। अब वो पेशेंट भी होते हैं जिनके अंदर हाथ की रिकवरी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि अक्सर पेशेंट क्या कर रहा होता है, जो पेशेंट एक हाथ से काम कर रहा होता है, अपने सही हाथ से काम कर रहा होता है, उसमें रिकवरी स्लो होती है। मगर कोई पेशेंट अगर कोई काम ऐसा करता है जिसमें उसके दोनों हाथ लगते हैं तो उसमें रिकवरी फास्ट होती है। तो अगर आपके हाथ में इतनी ताकत ना हो कि आप एक हाथ से काम कर सको, तो अपने दोनों हाथ से काम करने की कोशिश करो, दोनों हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश करो, दोनों हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो। ये जो सिंक होता है दोनों हाथों के बीच में, ये भी तो आपका ब्रेन लेकर आता है। लेफ्ट हैंड आगे बढ़ा, राइट हैंड आगे बढ़ा, ये तब कब हो पाएगा जब आप दोनों के हाथ के बीच में सिंक होगा। इस सिंक को करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दोनों हाथों को यूज़ करना पड़ता है। तो हमने काफ़ी कुछ बात कर ली पैरालिसिस के बारे में। आप दोबारा से चलते हैं इस ग्रिपर के ऊपर से कैसे यूज़ करना है। डिटेल में आपको यूज़ बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा डिवाइस नहीं है जो आपको फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स पे और यूज़ करते हुए मिले, मगर ये इंडिपेंडेंट फिंगर्स को यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें इंडिपेंडेंट फिंगर्स की एक जो एक्सरसाइज होती है, मसल्स हैं, उनको कर सकते हो और अपने हाथ को, अपनी फिंगर्स को इंडिपेंडेंट हिलाने की आप प्रैक्टिस इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये उन पेशेंट के लिए बहुत कारगर है जिन पेशेंट में रिकवरी ऑलमोस्ट सारी की सारी हो चुकी है, साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे थे, पैर ठीक हो गया, हाथ में जो थोड़ी बहुत जो कमी यहाँ रह जाती हैं साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट के अंदर, उसको आप इस तरह से पूरा कर सकते हो। इस फिंगर को आप यूँ मूवमेंट में सिंक में लाकर भी कर सकते हो और चाहो तो पूरे हाथ की ये वाली जो एक्सरसाइज होती है सारी फिंगर्स की एक साथ, वो भी इस डिवाइस से की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सिंपल है। कोई भी डाउट हो इसके बारे में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आकर मिल भी सकते हैं। आप साइंस इंजीनियरिंग कस्टमर केयर पे कॉल करके डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं कि कैसे पैरालिसिस के अंदर रिकवरी करवाई जाती है, कैसे आप अपने जो आपकी जो प्रोग्रेस जो की पड़ी है उसको दोबारा स्टार्ट करके अपने बॉडी के अंदर आप प्रोग्रेस लेकर आ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी पैरालिसिस पेशेंट को अपने फिंगर्स के अंदर, फिंगर के अंदर ग्रिप लाने में, फिंगर की एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो हमारे नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप हमारी साइट पर जाकर छोटा सा फॉर्म है उसको भी फिलअप कर बीमारी के बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।